हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सिंह। वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में। होता क्या है मोशन? उसको हिंदी में बोलते हैं गति। होता क्या है गति? अब जैसे आप मोशन सुनोगे आपको याद आएगा कि कोई गाड़ी चल रही है, मोशन में है। कोई पंखा चल रहा है, मोशन में है। अरे जब मोशन में है तो मोशन का कुछ तो अपोजिट वर्ड भी है क्या? अरे हाँ है। क्या है तो पहले हम देख लेते हैं बेसिकली मोशन क्या है। जब भी हम मोशन के बारे में बात करेंगे तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ मोशन, तो यू हैव टू आंसर इफ़ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then that object is said to be in motion। जब भी कोई वस्तु अपनी जगह समय के हिसाब से चेंज करेगी, समय के रिस्पेक्ट से चेंज करेगी, तब हम बोलेंगे कि वो वस्तु कैसे है, मोशन में है। तो पहला चीज़ तो आ गया मोशन, और दूसरा चीज़ क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला वर्ड आएगा जिसको बोलेंगे रेस्ट। अगर कोई एक वस्तु मोशन में है तो हो सकता है कि वो रेस्ट पे भी हो सकती है, रेस्ट पे हो सकती है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट उल्टा, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो अब ये जो दोनों वर्ड है ना, मोशन और रेस्ट, ये दोनों कहाँ पे हम पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में भी जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में वापस से चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिजिक्स तो बहुत बड़ा है। फिजिक्स में लाइट के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स में साउंड के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स में स्पीड के बारे में पढ़ना है। तो एक ऐसा फिजिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उस फिजिक्स के उस पार्ट को बोला जाता है मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स होता है, फिजिक्स का जो मैकेनिक्स है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। इसका जो पहला पार्ट है वो डिवाइड है स्टैटिक्स में। किस में डिवाइड है? स्टैटिक्स में। और जो दूसरा पार्ट है वो डिवाइड है काइनेटिक्स में। किस में डिवाइड है? काइनेटिक्स और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कहाँ पे रहेंगी, जो रेस्ट पोजीशन पे रहेंगी, जो रेस्ट पोजीशन पे रहेंगी। लेकिन अब काइनेटिक्स वापस से दो पार्ट में डिवाइड होता है। काइनेटिक्स के बेसिकली कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। कौन कौन से? पहला है काइनामेटिक्स। क्या है? काइनामेटिक्स। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। अब काइनेटिक्स में हम किन चीज़ों की बात करेंगे जो कहाँ पे रहेंगी? मोशन में रहेंगी। मोशन की बात कर रहे हैं मतलब हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं मतलब कहाँ पे बात कर रहे हैं? स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब जब मोशन रहेगा हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्यों हो रहा है। अरे जब मैं गाड़ी को धक्का लगाऊंगा तभी तो मूव करेगा ना। ये गाड़ी को जब धक्का लगाऊंगा तभी मूव करेगा। मतलब क्या किया? मैंने फोर्स लगाया। लेकिन जब गाड़ी अपने आप चल रही है, जब उसके अंदर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्यों ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, बताने का जरूरत है क्या? नहीं है। तो मतलब क्या है? मोशंस दो टाइप के हो रहे हैं। एक काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा, एक डायनामिक्स के अंदर आएगा। काइनेटिक्स में क्या आता है? नो नीड टू डिस्कस द कॉजेस ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है ये हमको डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डायनामिक्स की बात करेंगे तो हमको लगेगा नीड टू डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन। हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मोशन क्यों हो रहा है। अगर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में बोलोगे यहाँ का एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस सीधा एक लेंथ है ना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी चीज़ें नहीं है, बस नापी जा सकती हैं। क्यों नापी जा रही हैं? क्या रिस्पॉन्सिबल है डिस्टेंस के लिए? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? अब मैं अगर आपका बेसिक पूछूं तो आपको पता रहना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो आपको पता करना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है दोनों में, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ा रहेगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मुझे बताइए इन चारों में से स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है? कमेंट करके बताइए मुझे।
अब जब ये बेसिक चीज़ हो गया, बेसिक ओवरव्यू हो गया किसके बारे में, मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में, तो जब भी हम मोशन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हमारे अंदर हमको पता चलना चाहिए, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का जो नाम था, उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला, हमारे एक पहले अंकल आते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल अब एरिस्टोटल अंकल क्या बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, बोला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला इन्होंने कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, उसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ना स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड कम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे वापस से बोल रहा हूँ, स्पीड वर्ड यूज़ किया मैंने, वेलोसिटी वर्ड यूज़ किया, दोनों में मुझे डिफरेंस बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, वेलोसिटी। और आपको नहीं पता तो भी मुझे बताइए कि सर मुझे नहीं आता, मैं आपको वापस उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल अंकल ने बोला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म मोशन। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर हमेशा एक अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे ही एक अंकल आए, देखो साइंस क्या है ना, साइंस इज बेस्ड अपॉन द, बोल सकते हो थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, किसी ने प्रैक्टिकली किया नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ, या बोल सकते हो प्रैक्टिकल तो कभी कभी किया है लेकिन 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ हद तक पॉसिबल है, 99.99% तक पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा रिसर्च होते रहते हैं। तो जब एरिस्टोटल अंकल ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो उसके बाद एक अंकल हैं जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो अंकल ने बोला, अगले अंकल कौन है? गैलीलियो। सब लोग ने सुना रहेगा गैलीलियो के बारे में। पहले अंकल ये हैं, दूसरे अंकल ये हैं। अब जब ये अंकल आए तो अंकल इन्होंने बोला, गैलीलियो ने बोला, गैलीलियो एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने बोला कि यार एरिस्टोटल थोड़ा सा आप रॉन्ग हो गए यहाँ पे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो यूनिफॉर्म मोशन में तो आ जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स। Every moving object stops due to the resistive force। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, एक समय के बाद, मोशन में आने के कुछ समय के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। और उसको रोकता कौन है? उसको रोकता है कौन? ये रजिस्टिव फोर्स। यहाँ पे जब रजिस्टिव फोर्स की बात किया उनका बोलने का मतलब था कि फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को रोक देता है। इनका दूसरा भी स्टेटमेंट एक ऐसे तरफ से बोल सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट if an amount of a force is applied on that object will remain in a will remain in a uniform motion if no external या no extra force या external force is applied on it। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा, तब तक वो मोशन में रहेगा। अगर रुका है तो रुका हुआ रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये किसने बताया? गैलीलियो अंकल ने बताया। अब गैलीलियो ने इन टर्म्स सिंपल सा इन्होंने बताया किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में बताया? इनर्शिया के बारे में। इसी इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अब जड़त्व के बारे में जब बताया उन्होंने तो बेसिकली ये तो नॉर्मल सा एक आपके समझने के लिए मैंने खुद स्टेटमेंट लिख दिया ये। अभी जो इनर्शिया है, इनर्शिया के बारे में उन्होंने बेसिकली ये बताया कि टेंडेंसी क्या होता है। ये क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट।
किसी एक ऑब्जेक्ट का ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। अब मुझे आप, जैसे अगर आपने देखा रहेगा कोई गाड़ी है या कोई रेलवे में से देखो बड़े बड़े सामान सब जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से बांधा जाता है। उनको अच्छे से क्यों बांधा जाता है? क्योंकि वो ट्रेन के ऊपर रखे गए हैं, बोगी के ऊपर रखे गए हैं। अब उस ट्रेन के ऊपर जब रखे गए हैं तो ट्रेन तो मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा गया है। अब जब वो उसके ऊपर रखा गया, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा गया है और ये मोशन में चल रहा है, जब मैं क्या करूँ, स्पीड में जा रहा हूँ, अचानक से रोक दिया मैंने, तो क्या हुआ? देखा आपने, ये आगे गिर गया है। अब आगे गिरा, इसका मतलब क्या है? मैंने तो उस ट्रेन पे ब्रेक लगाया ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक नहीं लगाया। इस ऑब्जेक्ट पे भी ब्रेक लगना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, अच्छे से इसको उस बॉडी के साथ में बांध देते हैं, ताकि जब ब्रेक लगे ट्रेन के पहिए पे, जब ब्रेक लगाऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या लगेगा? ब्रेक लग जाएगा। समझा? यही क्या था? यही इनर्शिया था। अब इन दोनों के बाद हमारे सबसे मेन अंकल, हमारे स्टार अंकल जो थे, वो आए और उन्होंने अपनी कुछ थियरी प्रपोज की, उन्होंने कुछ अपने लॉज दिए, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ इन दोनों के, गैलीलियो और एरिस्टोटल के बेस पे। उसमें से सबसे पहला लॉ था, सबसे पहला हमारे अंकल ने दिया, वो लॉ था, वो जो हमारे अंकल हैं, जो स्टार वाले अंकल हैं, उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। इनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। लोग उनको सर करके बुलाते, सर आइजैक न्यूटन करके बुलाते थे। अब जो न्यूटन है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन तीन इन्हीं के ऊपर, गैलीलियो किसके ऊपर रूल बनाया? एरिस्टोटल के ऊपर से। एरिस्टोटल को थोड़ा सा बोला कि आपके जो लॉ है ना, जो आपने बनाया, उसमें थोड़ा फॉल्ट है, तो उन्होंने एक अपना रूल बना दिया, अपना लॉ बना दिया। अब क्या किया? न्यूटन अंकल आए और न्यूटन अंकल ने गैलीलियो को पढ़ा, गैलीलियो के थ्योरीज को पढ़ा, गैलीलियो के लॉज को पढ़ा, और उन्होंने क्या किया? अपना खुद का एक लॉ, खुद का 3 लॉ बना दिया इन्होंने। कितना लॉ बनाया? 3 लॉ। जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ बनाया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में इन्होंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका हुआ रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रुका रहेगा और कब तक मोशन में रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट लिखवाऊँ तो उन्होंने बोला, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, it will remain in same until and unless an external unbalanced force is applied on the ऑब्जेक्ट। सिंपल सा इनका मीनिंग है, इन्होंने बोला कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, और कब तक मोशन में रहेगी, कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा दिया। मैं एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल आप अपना कमेंट करके बताओगे मुझे। जैसे अगर मैं बोलूँ फैन चल रहा है आपके घर में, फैन मोशन में है, अब मोशन में है, उस फैन को रोकना है तो बिना बटन दबाए रोकना है, तो आप क्या करोगे? आप अगर मैं बोलूँगा मुझे रोकना है तो क्या मैं सीधा हाथ से रोक सकता हूँ? अब जब मैंने हाथ से रोका, मैंने क्या किया? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, तो फैन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब मान लो दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि फैन रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ है। अब क्या किया? मुझे उसको मोशन में लाना है, तो क्या करोगे? उसको जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब क्या कर रहे हो? जब रुका हुआ था तो भी अनबैलेंस फोर्स लगाना था, और जब मोशन में था तब भी मुझे क्या करना था? अनबैलेंस फोर्स लगाना था, उसको रेस्ट पे लाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए। ये कहा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन अंकल ने दूसरा लॉ दिया, उस दूसरे लॉ का नाम था लॉ ऑफ मोमेंटम। इन जनरल बोला जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, लेकिन मेन उनका जो नाम है, उनके लॉ का जो नाम है, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। अब संवेग क्या होता है? तो हमको ये पहले पढ़ लेना है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग।
जब आप क्या करोगे, कोई वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु है, इसका क्या रहेगा, कुछ तो द्रव्यमान रहेगा, कुछ मास रहेगा। और हमको पता है मास क्या रहता है, नेवर डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ये हर जगह क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। अगर अर्थ पे आप इसका वजन करोगे तो 10 kg ही आएगा। अगर 10 kg है इसका वेट मास, तो अगर अर्थ पे इसका मास मेजर करोगे तो 10 kg आएगा। मून पे लेके जाओगे तो भी 10 kg आएगा, मार्स पे लेके जाओगे तो भी 10 kg आएगा, कहीं पे भी लेके जाओ 10 kg आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। वो मास होता है। अब ये किसी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, इसके अंदर मोशन है, कुछ तो वेलोसिटी रहेगा इसके अंदर। अगर उस वेलोसिटी को मास के साथ में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम का लॉ क्या था, इन्होंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the applied force। ये क्या था, ये किसका लॉ था, लॉ ऑफ मोमेंटम का, न्यूटन के सेकेंड लॉ का। अब जब आपने स्टेटमेंट देखा, इनका जब आपने स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने वर्ड किया द रेट। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि रेट मतलब क्या होता है। जहाँ पे भी आप सुनोगे रेट, आपको फटाक से याद आना चाहिए, अरे यार सर ने रेट बात किया, रेट मतलब क्या होगा, 1/t। रेट मतलब क्या होगा, 1/t। और बोला चेंज इन मोमेंटम, क्या बोला उन्होंने, चेंज इन, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब सर ने बात किया रेट मतलब क्या आना चाहिए, 1/t। और जब मोमेंटम सुने या चेंज इन मोमेंटम सुने आप, चेंज इन मोमेंटम सुनो तो क्या आ जाएगा, सीधा सा d और p, क्योंकि मोमेंटम को जो लिखते हैं, मोमेंटम को स्मॉल लेटर p से लिखते हैं, मोमेंटम को किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। तो अब जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, बेसिकली अगर इन दोनों को मिला के बोलें तो मेरा आ जाएगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। क्या आ जाएगा, dp/dt। लेकिन हमको पता है जब भी ये साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट का साइन आएगा। और dp क्या आ जाएगा, dp p हमको पता है, p क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन dt लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं ये ऑब्वियस से लिख सकता हूँ मैं। देयरफॉर अब मान लिया यहाँ पे हियर k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बोला मास कांस्टेंट रहता है, तो जब मास कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज ही नहीं होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dv/dt। और ये जो dv/dt है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको पता है क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। dv/dt क्या हो गया, a हो गया, एक्सीलरेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू क्या आ गया, ma। f इज इक्वल टू ma क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, आप मुझे अभी कमेंट करके बताओगे एक्सीलरेशन क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने दो चीज़ें कवर कर ली। अब बात करते हैं कि सर मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर इसका कुछ एग्जांपल है क्या। अब जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उसके साइज़ के हिसाब से, अगर मैं बोला मेरे पास ये मार्कर है, अगर ये मार्कर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मुझे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर और इसके एक्सेलरेशन के ऊपर। हाँ, अगर मुझे बड़ा सा कोई वस्तु को धक्का मारना है या पुल करना है, मुझे ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगेगा, तो ये क्या है, यही बताता है मोमेंटम। ये क्या बताता है, मोमेंटम। अब जो न्यूटन का तीसरा नियम था, तीसरा नियम कोई बोलते हैं कि सबसे सिंपल नियम है, और सच में बहुत सिंपल नियम है। उसको बोला जाता है एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्स कहाँ पे काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या होता है। अगर आपको उसका जो स्टेटमेंट है, अगर उसको स्टेटमेंट चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं आप नीचे स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे एक न्यूटन का थर्ड लॉ लिख के आएगा वो क्या है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे
फ्री मतलब फ्री होकर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर इसका आंसर क्या है, सर इसका क्या आंसर आना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, अगर आपको मुझे कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे बता भी सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि मैंने जितने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं आपको कमेंट करना है, आप कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू, बाय बाय।